अरे दीदी, ये घर है या कबाड़ खाना? और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? सुमित कहाँ है? सुमित ऑफिस गया है और बच्चे स्कूल। सुलोचना, अब मुझसे बुढ़ापे में यह घर नहीं संभलता। बच्चों के पीछे भागते भागते मेरी कमर टूट गई है और सुमित वो तो जैसे जिद पकड़ कर बैठा है। दीदी, तुम कब तक सुमित की जिद के आगे झुकोगी? देखो, मर्द जात से अकेले बच्चों की परवरिश नहीं होती। घर में एक औरत का हाथ चाहिए ही चाहिए। अरे पर मैं तो समझा समझा कर हार गई सुलोचना। वो कहता है मेरे बच्चों की माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसे डर है कि सौतेली माँ बच्चों को प्यार नहीं करेगी। देखो दीदी, डर अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। मैंने एक लड़की देखी है, विशाखा। विशाखा? हाँ दीदी, गरीब घर की है, पिता नहीं है उसके, पर संस्कार कूट कूट कर भरे हैं उसमें। बहुत ही सुशील और समझदार है। मैंने उसके घर वालों से बात की थी। उन्हें पता है सुमित के 2 बच्चे हैं, फिर भी वे इस रिश्ते के लिए राजी है। विशाखा जैसी लड़की ही इस टूटे हुए घर को जोड़ सकती है। गरीब है तो क्या हुआ, संस्कारी होनी चाहिए। पर सुमित मानेगा? सुमित को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है दीदी। तू माँ है, तुझे अधिकार है उसके भले के लिए फैसला लेने का। अगर तू आज कड़ा कदम नहीं उठाएगी तो कल ये बच्चे और सुमित दोनों बिखर जाएंगे। मेरी ईमान बात पक्की कर दे। तू सही कह रही है सुलोचना, अब बहुत हो गया। बच्चों के भविष्य के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तू बात आगे बढ़ा। सुमित को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उसे राजी करके ही मानूंगी। अगली सुबह घड़ी में 7:30 बज रहे थे और स्कूल बस आने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। सुमित एक हाथ में मिष्टी की पानी की बोतल और दूसरे हाथ में मोनू का स्कूल बैग लिए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। मोनू बेटा, दूसरा बॉक्स मिला कि नहीं? जल्दी करो, स्कूल बस आने वाली है। पापा, नहीं मिल रहा। कल दादी ने यही कहीं रखा था। मुझे ये वाले सॉक्स नहीं पहनने, इस पे अंगूठा दिखता है। पापा, मेरी चोटी बनाओ। कल टीचर ने डांटा था, बाल बिखरे हुए हैं। सब बच्चे मजाक उड़ाते। मेरी मम्मी नहीं है इसलिए मैं गंदी रहती हूँ। मिष्टी की बात सुनकर सुमित का दिल बैठ गया। उसने बेबसी से कंघी उठाई और जैसे तैसे मिष्टी के बाल बनाए। बेटा, आज बस रबर बैंड लगा देता हूँ, शाम तक मैं अच्छे से सीख लूंगा, ठीक है? चलो चलो, लेट हो रहा है। सुमित ने जैसे तैसे बच्चों को तैयार किया। टिफिन बनाने का टाइम नहीं था तो दोनों के हाथ में बिस्किट के पैकेट थमाए और उन्हें बस स्टॉप पर छोड़कर आ गया। जब वो वापस घर लौटा तो पसीने से तर-बतर था। वो सोफे पर धम से बैठ गया और सिर पकड़ लिया। तभी अनुपमा सामने आकर खड़ी हो गई। देख लिया सुमित, ये हाल है तेरे घर का। ना बच्चों को टाइम पर खाना मिलता है, ना ढंग के कपड़े। मिष्टी रो रही थी कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तू अकेला बाप बन सकता है पर माँ नहीं बन सकता सुमित। माँ प्लीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे बच्चे। सुमित, सुलोचना ने जिस लड़की की बात की है वो बहुत अच्छी है, तुझे शादी करनी होगी। नहीं माँ, मैंने 1000 बार कहा है कि मेरी जिंदगी में अंजलि की जगह कोई नहीं ले सकता और कोई दूसरी औरत आकर मेरे बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएगी। मैं अपने बच्चों का बचपन किसी सौतेली माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मत कर शादी, देख ले अपने बच्चों को अनाथ होते हुए। और सुन, अगर तूने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से अन्न जल त्याग दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी सुमित, क्योंकि मुझसे अब तुम्हारा और इन बच्चों का यह हाल देखा नहीं जाता। माँ, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये गलत है। हाँ, हूं मैं गलत, पर एक माँ अपने बेटे के लिए भले ही गलत बन सकती है। फैसला तेरा है, या तो विशाखा से शादी कर या मेरी मरी हुई शक्ल देख। सुमित बेबसी से माँ को देखता है, फिर हार मान लेता है। ठीक है माँ, आप जीत गई, मैं शादी करूंगा, पर याद रखना ये शादी सिर्फ आपकी जिद के लिए हो रही है। उस औरत को मैं कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। सुमित की ना हाँ में बदल गई। अनुपमा ने तुरंत सुलोचना को फोन किया और रिश्ता पक्का कर दिया। आनंद फानंद में बिना किसी धूमधाम की मंदिर में सुमित और विशाखा की शादी हो गई। सुमित का शरीर मंडप में था पर मन कहीं और। शादी के अगले दिन विशाखा ससुराल आई। घर में कोई उत्सव जैसा माहौल नहीं था। अनुपमा ने आरती उतारी और विशाखा अंदर आई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहू को देखने के बहाने आ धमकी। विशाखा घूंघट निकाले बैठी थी और बच्चे मोनू और मिष्टी पर्दे के पीछे से डरते डरते झांक रहे थे। अरे अनुपमा, बहू तो सुंदर है, पर मुझे समझ में नहीं आता, इतनी सुंदर और कंवारी लड़की ने 2 बच्चों के बाप से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? मेरे सुमित के भाग अच्छे थे जो ये रिश्ता हो गया। विशाखा बड़ी गुणी लड़की है। अरे सरला, तुझे नहीं पता, गरीब घर की है बेचारी, पैसों का लालच होगा। सुना है इसके बाप ने बहुत कर्ज ले रखा था, अब सुमित की कमाई पर राज करेगी। विशाखा चुपचाप ये सब सुन रही थी। हाय रे, 4 लोग किसी की अच्छाई को भी अच्छी नजर से नहीं देखते, ना किसी को देखने देते।
इन्हें बहू नहीं देखनी थी, उसमें मेन मेख निकालनी थी, इसीलिए यहाँ आई है। बेचारे बच्चों का क्या होगा, सौतेली माँ सगी थोड़ी ना होती है। अब देखना ये बच्चों पर कैसे रौब जमाएगी, बेचारे मिष्टी और मोनू, उनकी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। सौतेली माँ तो डायन जैसी होती है, खाना भी नहीं देती। बस करो सरला, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो बहुत संस्कारी है, बच्चों को अपने पलकों पर बैठा कर रखेगी। तुम लोग शुभ काम में जहर मत घोलो। अरे हम तो बस सावधान कर रहे थे, जमाना खराब है अनुपमा, खैर हमें क्या, तू जाने तेरी बहू जाने, भड़कती क्यों है। चलो चलो हम चलते हैं, हम भी देखें आखिर सौतेली माँ सही कैसे बन पाती है। औरतें चली गई, लेकिन उनका जहर काम कर गया। पर्दे के पीछे खड़े मोनू और मिष्टी ने सौतेली माँ, डायन और नर्क जैसे शब्द सुन लिए थे। उनके नन्हे से मन पर ये बातें घर कर गई। सच में मोनू भैया, ये जो नई मम्मी आई है ये हमें परेशान करेगी, हमें मारेगी क्या। हाँ मिष्टी, हो सकता है, पहले ये हमसे मीठी मीठी बातें करेगी, फिर सारा घर का काम कराएगी। कल स्कूल में मेरा एक फ्रेंड भी मुझसे कह रहा था, तेरी जो सौतेली माँ आ रही है वो तुझसे घर के सारे काम करवाएगी, खूब मारेगी, तुझे नौकर बना कर रखेगी। नहीं भैया, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, इनको कभी अपनी मम्मी नहीं बनाएंगे, नहीं मम्मी गंदी होती है। हाँ मिष्टी। थोड़ी देर बाद विशाखा किचन में गई और बच्चों के लिए हलवा बनाया। वो मुस्कुराते हुए प्लेट लेकर बच्चों के पास आई। मोनू, मिष्टी, आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, खा लो। नहीं खाना हमें, दूर रहो हमसे। अरे बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, क्यों नहीं खाना? चलो मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से तुम दोनों को। अब गंदी हो, अब सौतेली माँ, सरला दादी ने कहा था आप हमें मारोगी, जाओ यहाँ से, अब हमारी पुरानी मम्मी जी आपने। हाँ, हम आपको कभी भी मम्मी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं, नहीं खाना आपका ये हलवा में। ऐसा कहकर मोनू ने प्लेट जमीन पर पटक दी। हलवे की प्लेट जमीन पर गिर गई और कांच बिखर गया। विशाखा की आंखों में आंसू आ गए। मोनू, ये क्या बदतमीजी है, मम्मी से ऐसे बात करते हैं? ये हमारी मम्मी नहीं है, ये गंदी औरत है। ये क्या तरीका है बात करने का? धीरे धीरे सारी तमीज भूलते जा रहे हो, ऐसी बात करते हैं अपने बड़ों से। चलो सॉरी बोलो। नहीं भैया, सॉरी नहीं बोलेंगे, देखा गंदी आंटी, आपकी वजह से आज दादी ने भैया को कितनी डांट लगा दी, अब बहुत बुरी हो। बच्चे रोते हुए अपने कमरे में भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। विशाखा टूटे हुए कांच समेटने लगी। उसके हाथ से खून निकल आया, पर दर्द दिल में ज्यादा था। अगली सुबह बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मिष्टी अपने बाल लेकर परेशान थी। विशाखा ने मिष्टी से कहा, ला बेटा, पापा से चोटी नहीं बनती ना, मैं बना देती हूँ, एकदम राजकुमारी लगेगी मेरी गुड़िया। विशाखा ने जैसे मिष्टी के बालों में कंघी लगाई, मिष्टी जोर से चीख पड़ी, दादी बचाओ। क्या हुआ मिष्टी? दादी देखो, इन्होंने जानबूझकर मेरे बाल खींचे, वो मुझे डांट देना चाहती है, बहुत गंदी है। नहीं माँ जी, मैंने तो बस प्यार से। झूठी, पापा सही कहते थे, हमें किसी नई माँ की जरूरत नहीं है। और मिष्टी ने विशाखा के हाथ से कंघी छीनकर फेंक दी। चलो भैया स्कूल चलते हैं। हाँ चल मिष्टी, मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। मोनू अपना स्कूल बैग पैक करने लगा। विशाखा ने देखा उसकी पानी की बोतल टेबल पर रह गई है। मोनू बेटा, तुम्हारी बोतल रह गई थी, ये लो। अपने से क्यों हाथ लगाया, अब ये गंदी हो गई, मुझे नहीं चाहिए ये पानी। मोनू ने बोतल ली, उसका पानी विशाखा के सामने वॉश बेसिन में उड़ेल दिया। पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगाए होंगे, अब मुझे स्कूल में प्यासा रहना पड़ेगा। मोनू, ये क्या तरीका है, वो तुम्हारी माँ है बेटा। वो सिर्फ आपके लिए बहू होगी, हमारे लिए कुछ नहीं, एक मुसीबत है। ऐसा कहकर मोनू ने बैग लिया, मिष्टी का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चे स्कूल चले गए। विशाखा वहीं खड़ी रही, अपमान के घूंट पीकर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा था कि प्यार से वो सब जीत लेगी, लेकिन नफरत की जड़ें बहुत गहरी थी। रात को सुमित कमरे में आया। विशाखा को उम्मीद थी कि शायद पति का साथ मिलेगा। सुनिए, बच्चों ने आज। मुझे कोई शिकायत नहीं सुननी, मैंने पहले ही कहा था बच्चे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस। देखो विशाखा, साफ बात है, ये शादी जबरदस्ती हुई है। मेरे दिल में और इस कमरे में सिर्फ मेरी पहली पत्नी अंजलि की जगह है। तुम चाहो तो अलग कमरे में रह सकती हो, और अगर ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो दरवाजा खुला है, तुम अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसा कहकर सुमित सोफे पर सो गया। विशाखा उस भरे पूरे घर में एकदम अकेली महसूस कर रही थी।
बच्चे नफरत करते थे, पति अजनबी था और सास लाचार। पर उस अंधेरी रात में विशाखा ने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से वादा किया, मैं भागूंगी नहीं, मैं अब उन बच्चों की मां हूं, सौतेली ही सही। एक दिन अपनी ममता से इस नफरत को मिटाकर रहूंगी। उस रात के बाद विशाखा ने समझ लिया कि अगर वो सामने आएगी तो बच्चे और सुमित उसे ठुकरा देंगे, इसलिए उसने पर्दे के पीछे रहकर घर संभालने का फैसला किया। अगली सुबह घर का नजारा बदला हुआ था। रोज की तरह आज सुमित मौजे ढूंढने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। उसके धुले और प्रेस किए हुए कपड़े बेड पर सलीके से रखे थे। अरे आज मेरी ब्लू शर्ट यहाँ किसने रखी है और मोजे भी मिल गया? माँ ने रखे होंगे शायद। सुमित तैयार होकर बाहर आया। टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता और चाय तैयार थी। वाह, आज चाय में अदरक एकदम सही मात्रा में। आज की चाय का जवाब नहीं, दिन बन गया। हाँ बेटा, ये सही कहा तूने। उधर बच्चों के कमरे में भी जादू हो गया था। मिस्टी की स्कूल ड्रेस बेड पर रखी थी। उसकी पानी की बोतल, जिसे मोनू ने गंदा कहा था, एकदम नई और साफ चमक रही थी। अरे ये आज मेरी बोतल इतनी साफ कैसे है? बड़ी अच्छी लग रही है। भैया किसी ने कर दी होगी गंदी देखकर। विशाखा ने बच्चों के टिफिन में उनके पसंदीदा स्माइली सैंडविच बनाए और पैक करके अनुपमा के हाथ में थमा दिए। माँ जी, ये टिफिन आप बच्चों को दीजिएगा। अगर मैंने दिया तो फेंक देंगे। कहिएगा कि काम वाली बाई ने बनाया है या फिर आपने। कब तक ऐसे छुपकर सेवा करेगी बहू इस घर की? तू कर रही है और नाम मेरा हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, नाम किसका है ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि बच्चे भूखे ना रहे। जब उन्हें मेरे हाथ के खाने की आदत हो जाएगी ना, तब नाम भी बता देंगे। अनुपमा ने बच्चों को टिफिन दिया। बच्चे स्कूल से लौटे तो बहुत खुश थे। दादी दादी आज टिफिन बहुत यम्मी था। मेरे सारे फ्रेंड्स ने खाया, कल भी वही बनाना। हाँ दादी, वो पहले वाली बाई गंदा खाना बनाती थी, आज वाला बहुत टेस्टी था। आपने बनाया था? हाँ बेटा, मैंने ही बनाया था। विशाखा दूसरे कमरे से ये सुन रही थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था, भले ही क्रेडिट ना मिले। दिन बीतते गए, घर की फिजा बदलने लगी। अब घर बिखरा हुआ नहीं रहता था। सुमित को अपना रुमाल, फाइल, वॉलेट सब जगह पर मिलता। बच्चों का होमवर्क टाइम पर पूरा होता, क्योंकि विशाखा रात को चुपके से उनके बैग चेक करती और रफ कॉपी में नोट्स बना देती। एक शाम सुमित ऑफिस से थका हुआ आया। विशाखा ने काम वाली रंभा को चाय देने भेजा। रंभा, आज तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसे मैं चाहता हूँ। मुझे तो अब इस चाय की आदत सी हो गई है। सब वो तो भाभी जी ने बनाई है। रोज आपके लिए, सबके लिए चाय नाश्ता खाना वही तो बनाती है। मैं तो सिर्फ सर्व करती है। अब सुमित समझ गया था कि सब कुछ विशाखा ही बनाती है, पर उसे चाय की लत लग चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पी और अपने कमरे में चला गया। ये देखकर विशाखा के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। ऐसे ही एक दिन मिष्टी ने खाना खाते हुए कहा, दादी आज सब्जी में वो वाला टेस्ट नहीं है, खाना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज तो सब्जी रंभा ने बनाई है। तब भी पिछले कुछ दिनों से जो सब्जी बन रही थी वो बहुत टेस्टी थी। दादी रंभा को बोलो वैसा ही बना है। बेटा, वो खाना तो जो तुझे बहुत टेस्टी लग रहा था ना, वो तेरी नई मम्मी, जिसे तू गंदी आंटी कहता है ना, वही बना रही थी। ठीक है, इतना भी गंदा खाना नहीं बनाती गंदी आंटी। हाँ। विशाखा ने दूर खड़े होकर ये सुना। उसे समझ में आ गया कि वो सुमित और बच्चों की जिंदगी का वो हिस्सा बन गई थी जिसके बिना अब उनका काम नहीं चल रहा था। बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। समय बीतता गया। विशाखा की खामोश सेवा ने घर को संभाल तो लिया था, लेकिन दिलों की दूरी अभी भी बरकरार थी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। एक दोपहर विशाखा की माँ रमा देवी उससे मिलने आई। बेटा, तू कितनी दुबली हो गई है विशाखा, काम का बोझ ज्यादा है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, घर का काम तो होता ही है। अरे बेटा, अब तेरी शादी को 6 महीने हो गए। मैं तुझे एक सलाह देने आई हूँ। तू अब अपना खुद का बच्चा प्लान कर ले। आखिर बुढ़ापे में अपना खून ही काम आता है। ये सौतेले बच्चे आज छोटे हैं तो ठीक है, कल बड़े होकर तुझे पूछेंगे भी नहीं। अभी वे दोनों बात कर रही थी कि पानी पीने आया सुमित उनकी बातें दूर से सुनकर वहीं रुक गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसने देखा बच्चे भी वहीं खड़े रहकर सब सुन रहे थे, लेकिन तभी विशाखा अपनी जगह से खड़ी होगी। उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ बस, आगे एक शब्द मत बोलना। अरे मैं तो तेरे भले के लिए। कैसा भला माँ? क्या माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी है? आप मोनू और मिष्टी को सौतेला कह रही हैं? खबरदार, जो दोबारा उन्हें पराया कहा तो। वो मेरे बच्चे हैं, मेरी जान है। पर बेटा, मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। नहीं माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। अगर मेरा अपना बच्चा हुआ तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा।
और मैं मोनू और मिष्टी के हिस्से का प्यार किसी और को नहीं देना चाहती। भगवान ने 2 बने बनाए प्यारे बच्चे दिए हैं, मुझे और क्या चाहिए। अगर आप इन्हें नहीं अपना सकती तो मुझसे भी रिश्ता मत रखिएगा, प्लीज, आप जा सकती हैं। रमा देवी चुपचाप चली गई, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़े सुमित और बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित की आंखों में नमी थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। और बच्चों को पहली बार समझ आया कि जिसे वो डायन और बुरी समझ रहे थे, वो असल में उनकी ढाल बनकर खड़ी थी। उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अगली सुबह घर का माहौल एकदम नया था। नाश्ते की टेबल पर सुमित और बच्चे बैठे थे। रोज की तरह रंभा पराठे लेकर आई। लो बच्चों, गर्मा गर्म पराठे। नहीं रंभा दीदी, आप रहने दो। मिष्टी उठी और किचन की तरफ गई, जहां विशाखा खड़ी थी। विशाखा डर गई कि शायद आज फिर कोई शिकायत होगी। मम्मी, मतलब आप हमें खाना नहीं दोगी? हमें पता है रोज आप ही टेस्टी खाना बनाती हो, रंभा दीदी के हाथ में वो टेस्ट नहीं है, प्लीज आप परोस दो। मम्मी, ये सुनते ही विशाखा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से प्लेट उठाई और बच्चों को खाना परोसा। थैंक यू मम्मी, कल स्कूल में पीटीएम है, पापा हमेशा बिजी रहते हैं, आप चलोगी हमारे साथ? सब बच्चे अपनी मम्मी के साथ आते हैं। मैं सच में जरूर चलूंगी बेटा, मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगी। विशाखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमित जो अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, अपना गला साफ करते हुए कहता है, विशाखा जी। मेरा टिफिन कहाँ है? आज बहुत लेट कर दिया तुमने। रोज तो टाइम पर बैग में रख देती हो, आदत बिगाड़ दी है मेरी। अब मुझे भी तुम्हारे हाथ का ही खाना चाहिए और तुम्हारे हाथ से ही टिफिन चाहिए। लाओ इधर। विशाखा दौड़कर टिफिन लाई और सुमित के हाथ में थमाया। सुमित ने पहली बार विशाखा की आंखों में देखा और हल्के से सिर हिलाकर थैंक यू कहा। उस एक नजर ने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। अनुपमा दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुमित चला गया। देखा माँ जी, आपने सही कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया। तुझे परिवार नहीं मिला बेटा, आज इस परिवार को तो मिल गई। तूने इस बिखरे हुए घर को जोड़ दिया। उस दिन के बाद मोहल्ले वालों के मुंह बंद हो गए। मोनू और मिष्टी अब गर्व से कहते थे कि उनकी मम्मी सबसे बेस्ट है। सुमित को अपनी अंजलि की याद अब दुख नहीं देती थी, क्योंकि विशाखा ने उस खालीपन को प्यार से भर दिया था।